नमस्कार। कक्षा 11 वाले छात्र अपना इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। इस पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा द वाला 1950 में। दूसरा देख लीजिएगा, सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला एचेनवाल। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में जेल सेवा प्रारंभ हुई थी। इसमें आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर स वाला 1853 में। चौथा देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला इनमें से सभी। पांचवा देख लीजिएगा, जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा ब वाला करेक्ट आंसर। छठा देख लीजिएगा, तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला सेवाएं। दूसरा प्रश्न आपका दिया है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक साहसी अपने लाभ को क्या करना चाहता है। तो पहले में आपको लिखना होगा अधिकतम। अधिकतम करना चाहता है। दूसरा देख लीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष में हुई थी। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 1951 में। तीसरा देख लीजिएगा, नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का क्या हो जाना था। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण आपको तीसरे का आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो चौथे में आपको लिखना होगा मिश्रित। पांचवा देख लीजिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है। तो पांचवे में आपको लिखना होगा माध्य। छठा देख लीजिएगा, वर्गीकरण और सारणीयन एक दूसरे के क्या होते हैं। तो छठे में आपको लिखना होगा पूरक। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, गुणात्मक तथ्यों का सारणीयन किया जा सकता है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं। तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूचक स्वयं प्रश्नावली बढ़ते हैं। तो बिल्कुल यहां पर बढ़ते सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है। तो बिल्कुल यहां पर करते सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। तो बिल्कुल यहां पर होते सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाली है। सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना, इसमें आपको लिखना होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम जनगणना, इसमें आपको लिखना होगा 1881। औद्योगिक नीति में आपको लिखना होगा 1965। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसमें आपको लिखना होगा 1952। उद्योग निर्माण, इसमें आपको लिखना होगा द्वितीयक क्षेत्र। सेज नदी का प्रारंभ, इसमें आपको लिखना होगा 1869।
संचयी आवर्ती वृक्क, इसमें आपको लिखना होगा ओजाइव वृक्क। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला आपका दिया है, वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा उत्पादन, उपभोग तथा निवेश। दूसरा देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो दूसरी में आपको लिखना होगा एडम स्मिथ। तीसरा आपका दिया है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो बता देते हैं हम, आर्थिक क्रिया से अभिप्राय जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग में होता है। क्या लिखना है? आर्थिक क्रिया से अभिप्राय जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है या में होता है, ये आपको लिखना होगा। चौथा देख लीजिएगा, एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? तो चौथे में आपको लिखना होगा सांख्यिकी विधियों का विज्ञान। अब यहां पर पांचवा देख लीजिएगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं? तो पांचवे में आपको लिखना होगा प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक कहलाते हैं। छठा आपका दिया है, उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा प्रतिदर्श विधि। सातवां आपका दिया है, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सातवें में आपको लिखना होगा सर्वेक्षण विधि। अब यहां पर हमारे दो दो, तीन तीन एवं चार चार नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है, अर्थशास्त्र के विभागों के नाम आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, राजस्व से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। सातवां देख लीजिएगा, आर्थिक समस्याओं के कारण आपको बताने होंगे। अथवा देख लीजिएगा, सांख्यिकी क्या है? आठवां आपका दिया है, सांख्यिकी के दो विशेषता आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा, प्राथमिक समंक किसे कहते? अथवा आपका दिया है, जनगणना से क्या आशय है? इसकी परिभाषा आपको देना है। 10वां आपका दिया है, सारणी का अर्थ आपको बताना होगा और इसके अतवी वाले प्रश्न में आपको समांतर माध्य का सूत्र आपको बताना है मतलब फॉर्मूला आपको बताना होगा। और 11वां देख लीजिएगा, एक आदर्श माध्य के गुण आपको लिखने होंगे। अथवा आपका दिया है, चतुर्थक विचलन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना है। 12वां आपका दिया है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, आर्थिक नियोजन से क्या आशय है? और 13वां देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बताना होगा। अति वाले प्रश्न में आपको सतत विकास से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 14वां देख लीजिएगा, बिंदु रेखी प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? अथवा आपका दिया है, बारंबारता वितरण क्या है? इसको समझाकर आपको लिखना होगा। और 15वां देख लीजिएगा, जिसमें विस्तार का सूत्र आपको लिखना होगा। और अतिव्य वाले प्रश्न में आपको प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा आपको देना होगा। 16वें प्रश्न में आप सभी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखना है, कोई 3। अति वाले प्रश्न में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण लिखने होंगे, कोई 3। 17वां देख लीजिएगा, 17वें के बाद आपका 18वां प्रश्न दिया है। 18वें प्रश्न में आप सभी को प्राथमिक आंकड़ों तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताने होंगे, कोई 3। और इसके साथ ही आपका 19वां प्रश्न दिया है, जिसमें समांतर माध्य आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अतवी वाले
प्रश्न में यहाँ पर पूछा है, गतिहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी? इसको समझाकर आपको लिखना होगा। 20वां देख लीजिएगा, प्रश्नावली किसे कहते हैं? अच्छी प्रश्नावली की विशेषता आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या करके लिखना है। 21वां आपका दिया है। और 22वें में माध्यिका क्या है, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 23वां देख लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए हैं। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। ये हमारे छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसको देखने के बाद आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। आगे देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे आपको मिलने वाला है 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। वीडियो को स्किप करके आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। 16वें के बाद आपको 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा जिसमें पूछा गया था आर्थिक क्रियाएं तथा गैर आर्थिक क्रियाएं, इनमें आपको अंतर बताने होंगे। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर जिसमें प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताना है। देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर जिसमें समांतर माध्य आपको ज्ञात करने होंगे आंकड़ों के, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। 20वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। 21वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। आप सभी देख लीजिएगा 22वें के बाद जो हमारा 2300 प्रश्न दिया है ना उसका आंसर, उसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर लगा लेना है, ठीक है। इतना तो आप सभी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं अपनी किताब से देखकर लगा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में।